Assalamu alaikum dear students. So this is the last chapter of your finishing touch 2023, that is rotational motion. I am going to discuss today. But before discussing this chapter, since this last chapter of your finishing touch, मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रहा हूँ. That is कि ये सीरीज बनाने में हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की. टीचर्स ने तो मेहनत की ही, बट वो लोग जो कभी विजिबल नहीं होते स्क्रीन पे, जो हमेशा बैक पे काम करते हैं आप लोगों के लिए, दैट इज आवर IT टीम. जो IT टीम दिन रात इस सीरीज पे उन्होंने काम किया, जैसे कि स्लाइड्स बनाना, ठीक है, स्लाइड्स बनाना, उसके बाद असाइनमेंट्स, उसके बाद उसका प्रूफ रीडिंग, DPPs, सब जो है अप टू डेट और आपके साथ कुछ शेयर करना ऑन टाइम. ये सब जो है जो मैं बिलीव करता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ दैट कंट्रीब्यूशन जो है उनका है, जो हमें भूलना नहीं चाहिए. तो अब अगर हम सब लोगों ने आपके लिए मेहनत की, तो आपका भी फर्ज बनता है कि लास्ट स्टेज पे अब जो 1 महीना बचा है, इसमें आप उतनी मेहनत करिए कि आपकी सिलेक्शन हो जाए. वही जो है हम सब के लिए जो है एक बड़ी खुशी होगी. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. The chapter of today is rotational motion. इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. 2 or 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो अगर 2 या 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, मतलब होता है या तो 8 या 12 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर. बट इस चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में, दैट इज यहाँ से थ्योरी नहीं पूछी जाती, यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट भी न्यूमेरिकल के शेप में पूछा जाता है. तो मैंने वो सारे कंसेप्ट या वो सारे न्यूमेरिकल्स चूज किए हैं जिससे आपका सच में जो है बेनिफिट हो आप जब नीट में इंशाल्लाह रहमान बैठेंगे. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द फर्स्ट हेडिंग, और पहला क्वेश्चन यहीं से मिलेगा आपको. मतलब अगर रोटेशनल मोशन में क्वेश्चन पहला कहीं से वो पूछ सकता है, तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही पूछ सकता है. अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दिस स्टेज मैंने बोला कि थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो इसमें जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो चीज हम डिस्कस करेंगे. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू दैट ऑफ मास इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन. जो हम ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ चुके होते हैं उसमें जो सिग्निफिकेंट जो मतलब मास का होता है, वही एनालॉगस वे में यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है. दैट्स व्हाई वी से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू दैट ऑफ मास इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन. दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैरी सेम मीनिंग एंड सेंस एज दैट ऑफ मास. व्हाटएवर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मास इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, सेम इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन. सर अब ट्रांसलेशनल मोशन में मास का सिग्निफिकेंस क्या है? तो आपको पता होना चाहिए दैट ट्रांसलेशनल मोशन में जितना बॉडी का मास ज्यादा हो, उतना उसको सेट और स्टॉप करना फ्रॉम इट्स ट्रांसलेशनल मोशन में मुश्किल हो जाएगा. मतलब अगर एक बॉडी का मास, जैसे इस मार्कर का मास बहुत कम है, तो मुझे बहुत कम फोर्स देना पड़ेगा इसको ट्रांसलेशनल मोशन में सेट करने के लिए. इसी तरह अगर ये मूव कर रहा है, इसका स्मॉल मास है, तो इसको रोकने में भी कम फोर्स लगेगा. ये ऐसी बात हो गई कि वहां से एक ट्रक और साइकिल वाला आ रहा है विद द सेम स्पीड, बट इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप ट्रक क्योंकि उसका मास ज्यादा है. ठीक है, तो मास का यही मतलब है, मोर इज द मास, मोर इज द डिफिकल्टी टू सेट और स्टॉप इट्स ट्रांसलेशनल मोशन. सेम इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर. That is, more is the moment of inertia of a body in rotational motion. अगर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में ज्यादा है, तो उसको सेट और स्टॉप करना रोटेशनल मोशन में मुश्किल हो जाएगा. यही मैंने बोला था, इट्स एनालॉगस टू दैट ऑफ मास इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन. अब फॉर पॉइंट मास अगर हम यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करें, तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करना है, तो याद रखना ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में ही डिस्कस किया जाता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही डिस्कस किया जाता है. और मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम आर परपेंडिकुलर कहते हैं. तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर mr², बट r इज r परपेंडिकुलर. तो ये एक्सिस और मास के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो यूनिट हो गया kg मीटर स्क्वायर. तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो kg मीटर स्क्वायर हो गया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीदर वेक्टर क्वांटिटी है, नीदर स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी इन फिजिक्स. तो ये हो गया सिंगल पॉइंट मास का. अगर आपके पास मल्टीपल पॉइंट मासेस है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो रोटेट कर रहे हैं, जैसे ये पार्टिकल है, इसका मास है m1, ये पार्टिकल है, इसका मास है m2, ये पार्टिकल है, इसका मास है mn. ठीक है, तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस जो है दैट इज r1 परपेंडिकुलर, ये आप जानते हैं. इस पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो r2 है, तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली rn होगा. तो इस मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज m1 r1² प्लस m2 r2². ठीक है, तो प्लस सो ऑन दैट इज mn and then rn². तो आप लिख सकते हैं. सो दिस इज फॉर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम. तो मोमेंट ऑफ
इनर्शिया का मैंने आइडिया इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट मोमेंट ऑफ inertia is analogous to that of mass in case of translatory motion. That is, it carries the same meaning as that of mass in case of translatory motion. That is, more is the moment of inertia of a body, more is the difficulty to set or stop its rotational motion. For point mass, it is defined as mr square, whereas the perpendicular distance, and for multiple particle systems, you simply are adding this m1 r1 square plus m2 r2 square, और आपका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा. तो ये हो गया. उसके बाद अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस बॉडी है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो रोटेट कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में ही डिस्कस किया जाता है, और आपके पास एक कंटिन्यूअस बॉडी है. कंटिन्यूअस बॉडी मींस व्हिच इज मेड ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सच पार्टिकल्स. ये आप ये जो मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम 2 4 5 पार्टिकल्स के लिए तो अच्छा है, ये 10 पार्टिकल्स के लिए भी मान लीजिए, बट 1000 2000 और ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में चला गया तब बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम में तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि हम इसका एक छोटा सा सेगमेंट बाहर निकालते हैं, दैट इज वी बिलीव दैट इट्स मास इज dm, और इस छोटे से सेगमेंट का जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैलकुलेट किया जाता है. तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इट इज dm इनटू दैट r परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो ये होता है फॉर अ कंटीन्यूअस बॉडी. तो ये फिर से वही आ गया, दैट्स mr स्क्वायर, बट यहां पे हम इंटीग्रेशन करते हैं अंडर प्रॉपर लिमिट्स, वो आपको न्यूमेरिकल्स में खुद पता चलेगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ dm, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करोगे dm को तो वो टोटल मास में आ जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय r परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटीन्यूअस बॉडी. अब जो मैंने इसमें पॉइंट्स लिखे वो ये वही है, दैट इज फॉर पॉइंट मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पॉइंट मास के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगे दैट इज mr स्क्वायर. तो पहला फार्मूला क्लियर हो गया. फॉर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम इट इज समेशन ऑफ mr स्क्वायर, क्योंकि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन. और फॉर कंटीन्यूअस बॉडीज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू r स्क्वायर, जो मैंने आपको समझाया. फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये तो मैंने पहले ही बोला कि जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना, इट इज ऑलवेज डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद इसमें और एक टर्म होती है जिसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं. रेडियस ऑफ गायरेशन जो है, रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम बिलीव करते हैं कि सारे पार्टिकल्स का जो मास है हम एक जगह एक्यूमुलेट करते हैं और अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको रोटेट कराते हैं. तो वो सारे पार्टिकल्स का मास जो एक जगह पे आपने कंसंट्रेट किया और वो जो डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में डेवलप हुई, उसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. तो मैंने लिखा है द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर वी बिलीव द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड. तो वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पे हम बिलीव करते हैं कि सारा मास बॉडी का कंसंट्रेट हुआ है, उसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं. एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन हम k से डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से डिनोट किया जाता है, दैट I इज इक्वल टू mk स्क्वायर. ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आगे हम रोलिंग में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं. तो I इज इक्वल टू mk स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो I इज इक्वल फॉर पॉइंट मास mr स्क्वायर होता है, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट I इज इक्वल टू mk स्क्वायर, वेयर m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी. ये m जो है ये टोटल मास ऑफ द बॉडी होता है, एंड k स्क्वायर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर. सो दिस रिलेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद थॉर्मस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, थॉर्मस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. बिल्कुल. तो यहाँ पे आप जानते हैं दैट थॉर्मस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दैट वी हैव टू थॉर्मस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड अनदर इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो पहला एक्सिस थ्योरम है, तो वो कहता है कि अगर एक प्लेन में, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख लीजिए, मैक्सिमम बच्चों को क्लासरूम प्रोग्राम में जब मैं पूछता हूं पता नहीं होता है. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. ये पहली बात याद रखो आप. तो मैंने लिखा है वैलिडिटी, दैट इज वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. तो बच्चे को जब यही पता नहीं है और उसने एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, तो रिजल्ट हमेशा गलत आएंगे. तो मैं ये ऐसे क्लास में भी ऐसे हर बार ये बच्चों को बोलता हूं कि बिफोर रिचार्जिंग योर मोबाइल आप 100 बार देखते हैं पहले वैलिडिटी क्या है उस रिचार्ज की, मैसेजेस कितनी जा सकती है, आ सकती है ना. तो ये सारी चीजें आप देखते हो. ये हो गया. आप मोबाइल रिचार्ज के वक्त इतना वैलिडिटी की बात करते हैं रिचार्ज की कि कितने दिन चलेगा, मैसेज कितनी जाएंगे, एमएमएस कितने जाएंगे, ठीक है, बाकी सारी चीजें कितनी जाएंगी. तो अब अगर आप ये थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इसकी भी वैलिडिटी चेक करना बहुत जरूरी है. तो इसकी वैलिडिटी ये है, ये वैलिड होता है ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, दैट्स लेमिना. ठीक है, शीट के लिए सिर्फ वैलिड है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए, स्फीयर्स के लिए जो है ये वैलिड नहीं होता है. और फिर अब अगर एक लेमिना में, एक शीट में आपका कॉपी का पेज ले सकते हैं आप, तो अगर 2 एक्सिस उसमें लाई कर रही है, अगर उसमें 2 एक्सिस लाई कर रही है, एक एक्सिस को हम कहेंगे एक्स एक्सिस और दूसरी एक्सिस को वाई एक्सिस. तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये इन द प्लेन ऑफ द लेमिना लाई कर रही है, और ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस है, तो इन द प्लेन ऑफ द लेमिना ही लाई कर रहा है. जैसे मैं ये आपको समझाने के लिए, एक लेमिना है, ये एक शीट है, ठीक है, तो एक एक्सिस यहां पे लाई कर रहा है और दूसरा एक्सिस यहां पे लाई कर रहा है. तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस
एक्सिस हो गया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा एक्सिस जो इसमें से पास करे उस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है या परपेंडिकुलर टू द टू एक्सिस है, इस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूंकि z एक्सिस है तो iz होता है बराबर ix प्लस iy। ये होता है स्टेटमेंट ऑफ दैट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दैट iz होता है बराबर ix प्लस iy, जहां ix और iy जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज है जो उन दो एक्सिस पे लिए गए हैं जो इन द प्लेन ऑफ द बॉडी है, और iz वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। और अब अगर आपका बॉडी, जैसे ये आपका पेज जो है ये रेक्टेंगुलर है, इसका लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट है, अगर आपका बॉडी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब आपका बॉडी एक आपका बॉडी एक रिंग है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है क्योंकि इसका अगर आप एक्स एक्सिस बनाओगे या इसका आप वाई एक्सिस बनाओगे तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज इट्स वाई एक्सिस, तो ये जो है ये सिमेट्रिकल है क्योंकि जितना एक्स एक्सिस लंबा है उतना वाई एक्सिस लंबा है, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पे आएगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका वाई एक्सिस पे आएगा। तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि जेड एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो मैं यहां पे येलो कलर से दिखाऊं क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो मैं डॉट बना सकता हूं, आप समझ गए, इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड, तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि आई एक्स आई वाई के बराबर है, आई एक्स जो है इस सूरत में आई वाई के बराबर है क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी है, तो मैं लिख सकता हूं 2 ऑफ आई एक्स, ठीक है, या मैं लिख सकता हूं आई जेड, यहां पे आई जेड मैं लिख सकता हूं इट इज 2 ऑफ आई वाई, तो या तो आप आई एक्स को 2 बार लीजिए या आप आई वाई को 2 बार लीजिए, और यहां पे आई एक्स आपका आ चुका है दैट इज आई जेड डिवाइडेड बाई 2, या आप यहां आई वाई भी निकाल सकते हो दैट इज आई जेड बाई 2। तो यही आपको जो है जब आप एप्लीकेशंस में जाते हो तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मतलब अगर आपको रिंग में परपेंडिकुलर एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप उसका क्या ले सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन जो है उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसको 2 से डिवाइड करिए, आपको एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलेगा, या आप उसी परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको 2 से डिवाइड करने पे आपको वाई एक्सिस पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा, और एंड दे आर इक्वल। तो मैंने पहले ही लिखा आई एक्स इक्वल आई वाई, बट ये उन बॉडीज के लिए जो सिमेट्रिकल बॉडीज हो, और अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर सिस्टम है जिसमें आपका जो है एक्स एक्सिस की लंबाई अलग है और वाई एक्सिस की लंबाई अलग है, तो फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी थ्योरम से निकालना पड़ेगा, दैट इज आई जेड इज इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। होप आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ आया होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट थ्योरम है दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो इसकी वैलिडिटी ये है, इट इज वैलिड फॉर 2 एज वेल एज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, तो फिर मैं पूछता हूं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज वैलिड फॉर, तो बच्चे बोलते हैं इट इज वैलिड ओनली फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, बट बिलीव मी दैट इट इज वैलिड फॉर 2 एज वेल एज 3 डायमेंशनल। तो चाहे आपके पास लेमिना हो या आपके पास स्फीयर हो, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर हो, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हो, ये उन दोनों के लिए वैलिड है। और ये थ्योरम कहता है, ये थ्योरम कहता है, देख लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये थ्योरम कहता है कि इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से कोई एक्सिस अगर पास हो रही है तो उस पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डेफिनेटली होगा। तो मैं यहां पे जो है यहां पे थोड़ा सा ये रेड कलर से बना दूं, तो ये एक्सिस जो है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो इसको इस एक्सिस पे इस बॉडी का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसको हम आईसीएम कहते हैं। और फिर उस एक्सिस से अब जिस एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमें इस एक्सिस पे इस एक्सिस पे ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो हम पहली फुर्सत में यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे आ गया, अब इस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम आई से डिनोट करेंगे, तो आई इज इक्वल, ये थ्योरम कहती है दैट इज आईसीएम, जो सेंट्रल एक्सिस से एक्सिस पास कर रही है उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस इस पूरी बॉडी का जो मास है मल्टीप्लाइड बाय ये जो परपेंडिकुलर दूरी है आर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये है कि आपका जो एक्सिस है, जिस एक्सिस पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, वो हमेशा सेंट्रल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही एक्सिस है, तो उसके हमेशा ये पैरेलल होना चाहिए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जबकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आपने भी देखा कि तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी, दैट इज उसको हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहते हैं। इस थ्योरम को हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस एक्सिस पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, वो एक्सिस जो है आपके सेंट्रल एक्सिस से जो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके पैरेलल में होनी चाहिए। मतलब अगर आपके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस ये पास हो रही है, तो आपका जिस एक्सिस पे निकालना चाहते हो वो भी उसके पैरेलल होना चाहिए, देन ओनली दिस थ्योरम इज वैलिड, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये हो गया दैट I इज इक्वल ICM, तो सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए, प्लस m हो गया टोटल मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर हो गया जिस एक्सिस पे निकालना है और सेंट्रल एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी है उसका स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब
उसके बाद आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। मैं आपके लिए एक स्लाइड ऐड करता हूं और मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे आपके पास रिंग होता है, ठीक है, तो रिंग पे ये कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस पे जबानी याद होना चाहिए। 11th में हम डिराइव करते हैं बट एंट्रेंस में हमें जबानी याद होना चाहिए। तो अगर ये रिंग है, रिंग अंदर से हॉलो होता है, तो इस पूरे रिंग का मास m है और रेडियस r है, ठीक है, इस पूरे रिंग का मास m है और इसका रेडियस जो है वो r है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस पे आपको याद होना चाहिए, तो मैं आपको यहां दिखाता हूं इस एक्सिस पे, दैट इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये एक्सिस जो मैं पेन यहां पे बना रहा हूं, ये येलो डॉट, जब मैं डॉट बनाऊं इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, याद रखना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है बराबर। तो ये तो आपका सीधे z एक्सिस हो गया है ना, ये तो सीधे z एक्सिस हो गया, क्योंकि मैं बिलीव करूंगा ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये z एक्सिस हो गया। तो इस z एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ये आपको याद होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसको इस स्टेज पे ये याद नहीं है तो उसको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब अगर इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, तो मुझे बोलिए, अब मुझे बोलिए आप, ये एक्सिस जो है ये x एक्सिस है पूरी, तो ये x एक्सिस होगी सर पूरी, बिल्कुल। और ये एक्सिस जो है जो इन द प्लेन है, जो मैं बना पा रहा हूं, जो रिंग के प्लेन में है, ये आपका y एक्सिस है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि x एक्सिस पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस पे बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो आपका व्हाइट लाइन है सर उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दो, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे। तो मैंने ये भी बोला क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो x एक्सिस पे y एक्सिस के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और वो iz डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मैं पीछे डिराइव कर चुका हूं, एंड वो हो गया फिर mr² बाय 2। तो अगर वो आपसे पूछता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बोलो अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज इन द प्लेन एंड दैट इज इन द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो i एक्सिस या y एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दैट इज iz बाय 2, क्योंकि आपको इस एक्सिस पे पता है, दैट इज z एक्सिस पे पता है mr² और डिवाइड बाय 2 करने पे आपको मिल जाएगा। इसी तरह आपसे कोई पूछे इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, देखो मैं आपको कलर यहीं पे बना रहा हूं सो दैट आपको इसको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाए। सर इस एक्सिस पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए। अब ये एक्सिस जो है आप देख लीजिए, ये एक्सिस जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज की जा सकती है। तो इस एक्सिस पे आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा बराबर ICM प्लस mr², जो मैंने अभी आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि लेमिना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम वैलिड फॉर बोथ परपेंडिकुलर 2 डायमेंशनल एज वेल एज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। तो I जो होगा ICM हो गया y एक्सिस, क्योंकि ये y एक्सिस। अब कोई बच्चा बोलेगा ये तो ICM है, तो ये भी तो ICM है, सेंटर अब वहां से ही पास हो रहा है, ये भी तो ICM है, बट इसके पैरेलल में हमें देखना होता है। तो इसके पैरेलल में सिर्फ y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है दैट इज mr² बाय 2, तो मैं लिखूंगा mr² बाय 2 प्लस रिंग का टोटल मास है m मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर हो गया r² ही, तो ये हो गया 2 1 2 प्लस दिस इज 3 बाय 2 mr²। तो ये हो गया रिंग के सारे एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एज सिंपल एज दैट। इसको लोग याद करते हैं, गोटा याद करते हैं, कुछ गोटा याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने एप्लीकेशन दिखाया आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहां ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हुआ और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसी तरह आपका और एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से याद रखो। डिस्क जो है, डिस्क आपका जो है ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता है। डिस्क में ये पूरा सॉलिड होता है, तो डिस्क इज सॉलिड, बट मैं यहां लाइंस नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं एक्सिस सिस्टम बनाने जा रहा हूं, और इस डिस्क का मास m जो है और रेडियस r है। तो मुझे बोलिए आप, अब इसका भी मैं एक्सिस सिस्टम बनाता हूं, दिस इज द सेंटर और इसका रेडियस जो है दैट इज r। तो ये इसकी x एक्सिस है सर और ये इसकी y एक्सिस है। अब डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, मैंने बोला ना स्टैंडर्ड चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इस एक्सिस पे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज iz, मैं बिलीव करके चलता हूं ये z एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² डिवाइडेड बाय 2। रिंग से आधा होता है, रिंग से कम होता है, रिंग का mr² होता है और डिस्क का mr² बाय 2 होता है। अब अगर ये आपको पता है तो अब मुझे बोलिए आप, तो अब व्हाइट कलर मैंने यूज किया फॉर दिस एक्सिस एंड दिस, तो ix इज इक्वल iy है, ix जो है वो iy के बराबर है और वो होता है iz डिवाइडेड बाय 2। iz आपने देखा mr² बाय 2 हो गया, तो ये हो गया mr² बाय 4। तो हमें इस एक्सिस पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल चुका है, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। और अगर वो आपसे पूछे कि इस एक्सिस पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, इस एक्सिस पे, तो ये एक्सिस जो है इट इज इन द प्लेन, ये इसी प्लेन में है, आपके डिस्क वाले प्लेन में ही है, बट इट्स पैरेलल टू y एक्सिस। इस पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आप लोग सर इस पे जो है दैट इज ICM, y एक्सिस पे दैट इज mr² बाय 4, mr² बाय 4 प्लस mr² एज पर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट, तो ये हो गया 5 बाय 4 mr²। तो ये हो गया आपका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एज सिंपल एज दैट। यही है आपका परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम के जो आपके स्टेटमेंट्स है। इसी तरह अगर आप
एक रॉड देखोगे, एक रॉड अगर आप देखोगे, थिन रॉड जिसका रेडियस बहुत कम है, तो एक थिन रॉड है जिसका मास m एंड रेडियस लेंथ l है, मास m एंड लेंथ l है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो इस पे जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर दैट इज ml²/12, ये जबानी याद होना चाहिए, ml²/12 होता है। जबकि अगर वो आपसे पूछे कि इस एक्सिस पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू वन एंड, एक एंड से परपेंडिकुलर टू द लेंथ पासिंग थ्रू वन एंड, इस पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आप बिलीव करो इसका आंसर होता है बराबर ml²/3, ये हमें जबानी याद होना चाहिए, मैंने बोला कुछ चीजें याद होनी चाहिए एंट्रेंस में, बट अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करना चाहते हैं तो इस पे हमें पता है ICM हमें पता है ml²/12, ये दूरी हमें पता है l/2 प्लस mr² करके, r² मींस l/2 का स्क्वायर करके, यही रिजल्ट आपको ऑब्टेन होगा, बट हमें करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं ये बिलीव करके चलता हूं कि ये थिन रॉड है, तो ये एक्सिस जो इसके अलोंग द लेंथ पास करती है, तो इस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 0 होता है, तो ये है आपका रॉड। इसी तरह आपके पास अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर जो है ये है सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर मान लीजिए आप अर्थ जो आपका है ग्रेविटेशन में, दैट्स अ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर वाली एक्सिस कहीं से भी पास कर सकती है, ये हो गया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। कोई बोलेगा बच्चा ये है मेरी एक्सिस, क्योंकि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये रिंग या डिस्क नहीं है, इट्स अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, सेंटर से एक्सिस मतलब ये भी होता है, सेंटर से एक्सिस मतलब ये भी होता है, सेंटर से एक्सिस मतलब ये भी होता है, तो सेंट्रल एक्सिस पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, याद होना चाहिए आपको, इट इज 2/5 mr², वेयर m इज द मास एंड r इज द रेडियस, तो ये हो गया सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट वो अगर आपसे पूछता है टेंजेंशियल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सिस, वो आपको ये एक्सिस देता है, बोलता है इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आप इसके सेंटर, आप इसके पैरेलल में देखिए, सेंटर में मत कोई एक्सिस है, हाँ सर है, क्योंकि इसके सेंटर में एक्सिस पास कर रही है, इट इज पैरेलल टू दिस टेंजेंट, तो फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं, दैट इज 2/5 mr², सेंटर पे तो 2/5 mr² है, प्लस हो गया mr² एज पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये हो गया 7/5 mr² इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिर कोई पूछे कि ये है टेंजेंशियल एक्सिस, तो ये तो बिल्कुल वही हो गया, सेंट्रल पे 2/5 mr² प्लस mr²। कोई आपसे पूछे कि ये है टेंजेंशियल एक्सिस, तो सेंटर पे 2/5 mr² प्लस mr², तो आपके स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में दो ही एक्सिस जो आ जाती है, वन इज द सेंट्रल एक्सिस एंड अनदर इज टेंजेंशियल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस पे 2/5 mr² और टेंजेंशियल एक्सिस पे 7/5 mr²। इसी तरह अगर आप हॉलो स्फीयर की बात करें, अगर आप हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हॉलो स्फीयर ये हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया फुटबॉल जो अंदर से बिल्कुल खाली होता है, उसमें हवा भरी होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, तो सेंट्रल एक्सिस मैंने बोला कि स्फीयर है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, सेंट्रल एक्सिस ये भी मतलब होता है, सेंट्रल एक्सिस का मतलब ये भी होता है, सेंट्रल एक्सिस का मतलब बच्चों ये भी होता है, तो इस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंट्रल एक्सिस पे ये होता है 2/3 mr², और यहाँ जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर से ज्यादा होता है 2/3 mr²। और अगर वो आपसे पूछे टेंजेंशियल एक्सिस, तो टेंजेंशियल एक्सिस सर ये हो सकती है, बिल्कुल टेंजेंशियल एक्सिस है, तो ये इसके पैरेलल है, तो टेंजेंशियल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/3 mr² जो सेंट्रल एक्सिस है, प्लस mr² जो उसका स्टेटमेंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 5/3 mr², तो ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई पूछे ये टेंजेंशियल एक्सिस है, तो खेल खत्म, तो टेंजेंशियल के फिर से 5/3 mr²। कोई पूछे कि टेंजेंशियल एक्सिस सर ये है, तो आप कहीं से भी टेंजेंशियल एक्सिस बना सकते हो, तो सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में दो ही एक्सिस होती है, एक सेंट्रल एक्सिस और दूसरी जो है आपका टेंजेंशियल एक्सिस। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आपका सॉलिड सिलेंडर और आपका जो सॉलिड स्फीयर रॉड सबका, और अब आप जो है एक चीज और याद रखिए जो मैं क्वेश्चन में ही दिखाने जा रहा हूं आपको, हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर आप जो है इसका और एक चीज मैं उसी क्वेश्चन में ही आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अब जो पहला क्वेश्चन है, दैट पॉइंट मासेस 1, 2, 3 and 4 kg आर लाइंग एट द पॉइंट्स 0, 0, 0 and 2, 0, 0, 0, 3, 0 and -2 and 0 respectively. The moment of inertia of this system about x axis will be. This is the most important question जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता है बच्चों। तो मैं आपको ये लगा के दिखाता हूं कैसे करना है। अगर आपका रिमेंबर दैट, अगर आपका एक पॉइंट मास है जिसका आपका एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, तो ये एक पॉइंट मास है स्पेस में जिसका आपका एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो ये स्पेस में लाई करता है, इट लाइज इन स्पेस हुज एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इन सारे मासेस के एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइडेड है। तो ऐसे केस में आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पर्टिकुलर, जैसे ये एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसी तरह ये आपका वाई एक्सिस है, और इसी तरह आपका जेड एक्सिस या बाहर या अंदर की तरफ आप ले सकते हैं दोनों साइड में, तो फिर
आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब पता चलता है जब आपके पास मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर हो। तो अब विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस इसकी जो परपेंडिकुलर दूरी है, क्योंकि एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट है तो स्पेस में लाई करता है, तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो इसकी परपेंडिकुलर दूरी है, जो इसकी परपेंडिकुलर दूरी है वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो ये इसका z एक्सिस हो गया, ये इसका z एक्सिस हो गया और ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया, ये इसका y एक्सिस हो गया। तो अब अगर आप देखेंगे जो परपेंडिकुलर दूरी होगी यहाँ पे एज पर दैट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा एक पॉइंट मास स्पेस में लाई करता है जिसके x y एंड z कोऑर्डिनेट्स है, तो हमें बोलिए परपेंडिकुलर दूरी विद रिस्पेक्ट x एक्सिस कितनी होगी? तो अगर जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो आपसे परपेंडिकुलर दूरी पूछ रहा है तो वो परपेंडिकुलर दूरी होती है रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से, इट इज y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मतलब जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है वही खत्म हो जाता है और बाकी दो एक्सिस जो बची हुई है उनके रेस्पेक्ट में आपकी परपेंडिकुलर दूरी आती है। जैसे अगर मैं पूछता आपसे यहाँ पे y एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर दूरी निकालनी होती तो आप सीधे आप जनरलाइज कर सकते हो, इसमें x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अगर वो z एक्सिस के रेस्पेक्ट में दूरी आपसे पूछ ले तो आप जनरलाइज कर सकते हो, इसमें y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाली जो टर्म आ जाएगी। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका जो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको फिर अगर आपको विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप लिखोगे I इज इक्वल m एंड इट इज x स्क्वायर। तो जब आप x स्क्वायर लिखोगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल m, तो x स्क्वायर के बदले जब इसको स्क्वायर आप करोगे रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इन द सेम फैशन इसमें आपको विद रिस्पेक्ट y एक्सिस निकालना तो इसमें आ जाएगा m इट इज x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस निकालना है तो m y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस। अब यहाँ पे आप देख लीजिए पॉइंट मास इज 1 2 3 एंड 4 kg आर लाइंग एट द पॉइंट्स, तो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं रेस्पेक्टिवली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट x एक्सिस। तो आपको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस निकालना है। तो अब इसका सॉल्यूशन जो है अब आपको जो है मैं ये लगा के यहाँ दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस ही निकालना है। तो पहला मास जो आपका दैट इज 1, तो पहला मास जो आपका है वो 1 है, 1 kg है। तो मैं लिखूंगा मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर दूरी स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि आपको विद रिस्पेक्ट x एक्सिस निकालना है, तो ये है आपका y स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। अब आप पहले मास का देख लीजिए, y भी 0 है और z भी 0 है, तो यह आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस दूसरा मास आपका 2 kg है, तो मैं लिखूंगा 2। अब उसका फिर से चूंकि x एक्सिस के रेस्पेक्ट में है तो उसका y स्क्वायर एंड y स्क्वायर एंड y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। तो 2 kg का y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, फिर से y और z जो है वो आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस तीसरा मास जो है आपका दैट इज 3 kg का मास है, 3 kg का मास है और 3 kg का मास जो है फिर से विद रिस्पेक्ट x एक्सिस ही निकालना है। तो 3 kg का मास देख लीजिए, उसका y जो है उसका y स्क्वायर आएगा 3 स्क्वायर, z स्क्वायर तो 0 स्क्वायर आएगा, तो ये 3 स्क्वायर आ जाएगा इधर प्लस लास्ट मास जो है आपका दैट इज 4 kg और 4 kg का फिर से 4 kg का y स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ -2 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर माइनस जो है वो उसको प्लस बना देगा। तो ix जो है विद रिस्पेक्ट ix ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 3 3 9 3 27 प्लस ये हो गया 2 4 4 4 16 और ये होता है 43 kg मीटर स्क्वायर शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 43 kg मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कम बच्चों को ये क्वेश्चन जो है करना आता है और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि परपेंडिकुलर दूरी विद रिस्पेक्ट x एक्सिस मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जाता है रूट ऑफ अदर दो टर्म्स का स्क्वायर, y एक्सिस रूट ऑफ अदर दो टर्म्स का स्क्वायर, z एक्सिस के रेस्पेक्ट में रूट ऑफ अदर दो टर्म्स का स्क्वायर और फिर जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उस एक्सिस, जैसे इसमें x एक्सिस था तो x एक्सिस में आप y स्क्वायर z स्क्वायर, तो आपको हमेशा टर्म्स में y स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और y स्क्वायर, तो इसमें जो x वाला टर्म है वो बाहर हो जाता है। इसी तरह आप इसको घर में जो है आप इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो, जैसे आप y एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो अब आपको जो है x और z देखना पड़ेगा, तो इसी तरह आप तीसरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। तो ये आप एक दो बार जब ये दोनों पार्ट आप इसके जो मैंने बोल दिए विद रिस्पेक्ट x निकाला y और z आप निकालिए तो आपका
जो है इसमें अच्छा जो है वो कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद ये है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, मास एम एंड रेडियस आर। तो एक स्फीयर ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास एम एंड रेडियस आर है, अबाउट इट्स डायमीटर इज आई। तो डायमीट्रिकल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको पढ़ाया, जब भी आपके पास सॉलिड स्फीयर होता है और डायमीट्रिकल एक्सिस मतलब होता है सेंट्रल एक्सिस, क्योंकि स्फीयर में दो ही एक्सिस होती है, एक तो सेंट्रल एक्सिस जो डायमीट्रिकल एक्सिस भी कहलाती है, तो उस पे इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया गया है। बट हम जानते हैं सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस या डायमीट्रिकल एक्सिस पे 2/5 mr² होता है। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, तो जो आई है वो खुद है बराबर 2/5 mr²। 4 such spheres are arranged as shown in the figure, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट x एक्सिस विल बी, तो 4 सच स्फीयर्स है और आपको इस एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इस एक्सिस पे। अब आप देख लीजिए, ये इसके डायमीटर से पास हो रहा है तो ये हो गया 2/5 mr², ये एक्सिस इसके डायमीटर से भी पास हो रहा है तो ये भी हो गया 2/5 mr², तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जा रहा हूं, तो इट इज 2/5 mr², मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 2। सर आप मल्टीप्लाई 2 क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई 2 इसलिए करूं क्योंकि इसका 2/5 mr², इसका भी 2/5 mr², बट इस स्फीयर के रेस्पेक्ट में, इस स्फीयर के रेस्पेक्ट में तो ये टेंजेंशियल एक्सिस है, ठीक है, टेंजेंशियल क्योंकि इसको छू के निकलती है यहां से, बट टेंजेंशियल एक्सिस जब है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है, पहले देखिए सेंटर में मत कोई एक्सिस है, बिल्कुल सेंटर में एक्सिस है और उस एक्सिस पे 2/5 mr² है जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको, प्लस mr²। तो इसी तरह इसके भी सेंटर से एक्सिस पास हो रही है 2/5 mr² प्लस mr², तो 2/5 mr² 2/5 mr² प्लस mr² हो गया 7/5 mr², तो मैं यहां लिखूंगा 7/5 mr² मल्टीप्लाइड बाय इस सूरत में भी 2। सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो इस स्फीयर के लिए ट्रू है वो इस स्फीयर के लिए भी ट्रू है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 4/5 mr², 4/5 mr² प्लस हो गया बच्चे, इट इज 14/5 mr², 14/5 mr²। आई हो गया बराबर 14 + 4 हो गया 18, 18/5 mr², 18/5 mr²। बट आपका आंसर आई में है तो इसलिए इसमें से 2/5 बाहर निकालिए, तो अगर आप 2/5 बाहर निकालेंगे तो 9 इंटू ये बनेगा 2/5 mr², क्योंकि आपको आई में आंसर चाहिए, क्योंकि आई आपका 2/5 mr² है, इसीलिए 9 × 18 वापस आ गया 5 mr², तो ये हो गया। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आई डैश से दिखाता हूं क्योंकि आप पूरे सिस्टम का निकाल रहे हो, तो आई डैश हो गया बराबर 9 टाइम्स आई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बच्चा वही क्वेश्चन कर सकता है जिसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कांसेप्ट हो, जिसको सेंट्रल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जबानी याद हो, तब जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बट मैंने ये नो डाउट इट्स अ फिनिशिंग टच, बट आई हैव डिस्कस्ड होल थिंग अबाउट दैट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, हर एक बेसिक ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे वो रिंग हो, डिस्क हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, रॉड हो, हर एक एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पढ़ा दिया बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एंड वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आईआईटी में बेसिकली पूछा गया था बच्चों, बट आप ये नीट में जो है 2021 में पूछा गया है और 1-2 साल के बाद जो है हो सकता है ये रिपीट हो जाए, क्योंकि इसकी जो है कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी खासी है। तो यही वो कंसेप्ट था जो मैंने पीछे छोड़ के मैंने बोला था मैं एक क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज 1 क्वार्टर सेक्टर इज कट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। तो आपके पास एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है आपके पास, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क है आपके पास। तो डिस्क मतलब इस यूनिफॉर्म डिस्क में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इस पूरी डिस्क का मास m है और रेडियस r है तो ये है, दिस सेक्टर हैज अ मास m। अब देख लो, अब इसमें से एक सेक्टर काटा गया तो पूरी डिस्क का मास जो है वो मान लो m डैश है। अब आपने इसमें से एक सेक्टर काटा, ठीक है, एक सेक्टर काटा, तो ये सेंटर है, आपने इतना सेक्टर काट दिया, तो ये सेक्टर आपने इसमें काट दिया और इस सेक्टर का जो मास है वो कैपिटल m है, तो मैं लिखता हूं कैपिटल m। तो इट इज मेड टू रोटेट अबाउट अ लाइन, और फिर इस पूरे डिस्क को भी इसी एक्सिस पे हम रोटेट कर रहे थे, इसी एक्सिस पे। अब हमने इस सेक्टर को, जो ये सेक्टर मैंने यहां पे आपको दिखा दिया, जो ये सेक्टर मैंने इसमें से काट दिया, तो डिस्क में ये सेक्टर कटा हुआ है और इस सेक्टर का मास जो है वो दिया गया है, वो m के बराबर है, और वो उसी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है जिस एक्सिस पे पूरा रिंग आपका रोटेट हो रहा था। इट इज मेड टू रोटेट अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर होगी ये एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। इस पे पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं, अगर इसका मैंने अब रिंग का मास माना m डैश, तो रिंग का डिस्क का, ये डिस्क है, तो इट इज m डैश mr² डिवाइडेड बाय 2। मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, क्योंकि दैट एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया m डैश r² बाय 2। अब हमसे पूछ रहा है इट्स मोमेंट ऑफ, अब हमें बोलिए ये जो आपने ये इसमें से क्वार्टर सेक्शन काट दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। रिमेंबर दैट बच्चे, यही वो कांसेप्ट है जो मैं आपको पीछे मैंने बोल दिया कि मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। इस सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उतना ही रहता है, वही फॉर्मूला उसके लिए रहती है जो पूरे डिस्क के लिए, पूरे डिस्क के लिए mr² बाय 2 है उस एक्सिस पे, उसी एक्सिस पे इसका
वाटर सेक्शन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा, बट मास वो आएगा जो इस सेक्शन का है, उसका मास m है, mr²/2। तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, ये इंपॉर्टेंट मतलब है इस सेक्शन का जो आप कंक्लूड कर सकते हो। मतलब पूरे रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे है, वो इस सेक्शन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही रहता है अगर एक्सिस सेम रहती है, बट मास वो आ जाता है जो सेक्शन का जो कटा हुआ सेक्शन है, जबकि पूरे डिस्क का मास आ जाएगा, बट फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं। इसलिए आंसर जो है इसका होना चाहिए 1/2 mr², क्योंकि इस सेक्शन का मास m दिया गया था, पूरी डिस्क का मास मैंने m डैश लिया। तो आज के बाद आप बोलोगे सर सिर्फ ये डिस्क के साथ ट्रू होता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप उसमें से एक सिमेट्रिकल सेक्शन काट देते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में से अगर आप सिमेट्रिकल सेक्शन काट देते हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता नहीं है, वही रहता है, चाहे ये रिंग होता है, डिस्क होता है या और कोई ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपने पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मेरे साथ अभी डिस्कस किया, उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ये है, टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r/2। अब ख्याल रखना सिर्फ रेडियस r/2 है, तो बच्चा r लेके चलता है और फिर लास्ट में आंसर गलत आता है। आर कनेक्टेड विद द मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 2r। तो एक मासलेस रॉड है जिसकी लंबाई 2r है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा नहीं क्योंकि इसका मास नहीं है। एज शोन द फिगर, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्फीयर्स एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमें पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, क्योंकि ये स्फीयर है बच्चे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो सेंटर इन द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसा कुछ नहीं, इट इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। और हमें पता है सेंट्रल एक्सिस पे 2/5 mr² होता है स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर नहीं दिया है कि ये सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो मान के चलो ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ वन ऑफ द स्फीयर्स, हमें इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल, अब मुझे बोलिए इस स्फीयर का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे हो गया 2/5 mr²। तो पहली फुर्सत में यही लिख दीजिए 2/5 mr, r इज r/2, क्योंकि रेडियस मैंने बोल दिया, आपको दिया गया r/2 का स्क्वायर, तो यहां गलती करते हो आप। तो ये हो गया अपने स्फीयर का खेल खत्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ गया। अब मुझे बोलिए अब इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे निकालना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जागनी चाहिए आपके दिमाग में कि सर पहले देखिए इसके सेंटर में मत कोई एक्सिस है जो इसके पैरेलल है, बिल्कुल इस एक्सिस पे निकालना है। तो आपको देखना इसके सेंटर में मत कोई एक्सिस है जो इसके पैरेलल है, हाँ सर सेंटर में एक्सिस है और उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो मैं लिखूं उसका 2/5 mr², 2/5 mr, r इज r/2 का स्क्वायर, 2/5 mr² प्लस, क्योंकि ये हो गया इस येलो एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस mr², इसका मास मल्टीप्लाइड बाय दूरी का स्क्वायर, प्लस मास इसका m है और दूरी जो ये इस एक्सिस से है वो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है पहले आपने इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेंटर से ही पास हो रही है। तो उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का इसी एक्सिस पे निकालना है, तो पहले आपको देखना है सेंटर में मत कोई एक्सिस है, हाँ सर है 2/5 mr² प्लस m उसका मास मल्टीप्लाइड बाय दूरी का स्क्वायर 2r स्क्वायर, और फिर अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो गया बच्चे यहाँ पे आपका, ये हो गया आपका यहाँ पे, ये कितना हो गया आपका, ये भी 2/5 mr², ये भी 2/5 mr², तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, इट इज 4/5 mr² डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि स्क्वायर से 4 बन गया, प्लस ये हो गया बराबर इट इज 4 mr²। तो मुझे बोलिए 4 चला जाएगा, 5 4 20 प्लस 1 इज 21, तो आंसर इज 21 डिवाइडेड बाय 5 mr² इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21/5 mr² इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21/5 mr² is the right answer of this question। ये होता है बच्चे एक क्वेश्चन जिसमें आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उसको यूज कैसे करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द थ्योरम जो हमने डिस्कस की, 4 थिन रॉड्स ऑफ सेम मास m एंड लेंथ l। तो 4 रॉड्स है, जिन 4 रॉड्स का जो है मास m है और लेंथ l है, तो मास m है, लेंथ l है, चारों रॉड्स का मास m और लेंथ l दिया गया हमें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो आपको इस एक्सिस पे इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब अगर आपको इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं यहाँ पे इसको ये बना देता हूँ पिंक, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पहले हम एक रॉड का रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो हम देखेंगे पहले इस रॉड में यहां मत कोई एक्सिस है जिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे पता है, तो बिल्कुल मैंने अभी आपको पढ़ा है, कोई भी रॉड हो उसके अगर परपेंडिकुलर लेंथ सेंटर से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। तो उस एक्सिस पे निकालना है, तो I हो गया बराबर, तो यहां पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले ICM, इस रॉड का ICM, क्योंकि ये सेंट्रल एक्सिस है और पैरेलल होनी चाहिए एक्सिस, बिल्कुल ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है एक्सिस, तो ये हो गया ml²/12 प्लस mr²
स्क्वायर, m हो गया रॉड का मास, तो रॉड का मास हो गया m, r स्क्वायर होगी यहां से यहां की दूरी, और वो दूरी हो गई आधी लेंथ, दैट इज l/2 का स्क्वायर, तो l/2 का स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, बट इसको फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से। सर 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि जो इस रॉड के बारे में ट्रू है वो इस रॉड के बारे में भी ट्रू है, इस रॉड के बारे में भी ट्रू है, और इस रॉड के बारे में भी ट्रू है, क्योंकि यहां पे एक एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, फिर यहां पे एक एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, फिर यहां पे एक एक्सिस, दैट्स व्हाई 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करना आसान है, देख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बराबर, ये हो गया अंदर ml²/12, ml²/12 प्लस हो गया ml²/4 मल्टीप्लाइड बाय बाहर जो है दैट इज 4, उसको उधर ही रखिए, यहां 12 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां 12 जो है एलसीएम आ गया, तो ये हो गया ml² प्लस ये हो गया 4 3 12, तो 3 ml², तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 3 हो गया 12, तो ये हो गया 3 + 1 4, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4/3 ml² इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 4/3 ml² शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो अगेन पैरेलल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हर एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और फिनिशिंग टच में इतने कम टाइम में भी सारे कंसेप्ट थ्योरी लेके जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपका काम जो है हो जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरी हेडिंग चलती है टॉर्क, और आपको पता होना चाहिए टॉर्क हमें रोटेशनल टेंडेंसी क्रिएट कर देता है बॉडी में, और आपको इस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे पता होना चाहिए कि टॉर्क में अगर एक बॉडी पे फोर्स एक्ट करता है तो इसको हम इस पॉइंट को जो हिंज्ड है, जिस एक्सिस पे हमें रोटेट कराना है, इसको हम पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन कहते हैं, वी कॉल दिस एज पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन, जहां पे हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, और इसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं, जहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया, वी कॉल दिस एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम पढ़ने के लिए 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कैलकुलेशन, कहां पे आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं और कहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया, पहली फुर्सत में फोर्स को रिजॉल्व करिए, अगर वो परपेंडिकुलर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपने रिजॉल्व किया और अगर ये एंगल थीटा है तो ये f cos थीटा कंपोनेंट हो गया फोर्स का, जबकि ये कंपोनेंट हो गया f sin थीटा। रिमेंबर दैट टॉर्क हमेशा होता है ये रेडियस वेक्टर जो हमेशा पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ होता है, दिस रेडियस वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर फोर्स, क्योंकि अगर यहां इसको रोटेट करने की टेंडेंसी कोई फोर्स क्रिएट कर रहा है तो यही फोर्स इसको रोटेट करा सकता है। ये जो फोर्स होता है इसको हम रेडियल फोर्स कहते हैं, जो रेडियस के अलोंग ही पास करता है, ये कोई रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है। तो टेंजेंशियल फोर्स जो मैं लिखूं इसको हम F टेंजेंशियल कहते हैं, इज रिस्पांसिबल फॉर टॉर्क, जबकि ये फोर्स जो है FR इसको हम रेडियल फोर्स कहते हैं, और रेडियल फोर्स पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन से ही पास करता है एक्सट्रापोलेशन पे, और ये कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता। तो F sin थीटा, इसीलिए आपका टॉर्क का जो इक्वेशन होता है वो होता है R, दैट इज दिस रेडियस वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय दैट परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज F sin थीटा। तो दिस बिकम्स द स्टैंडर्ड इक्वेशन टू कैलकुलेट द टॉर्क, इट्स अ जनरलाइज्ड इक्वेशन। तो दिस R, दैट इज द रेडियस वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर फोर्स F sin थीटा कंपोनेंट इस केस में। और अगर आप इसको वेक्टरली लिखना चाहते हैं तो वेक्टर टॉर्क इज अ वेक्टर, ये हो जाएगा R क्रॉस F, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड F विल आल्सो गिव द टॉर्क। तो ये है आपका टॉर्क का जो है डेफिनेशन। उसके बाद बच्चे यही लिखा मैंने, टॉर्क इज इक्वल टू R F sin थीटा, या टॉर्क इज इक्वल टू R दैट इज F, या आप टॉर्क ऐसे भी लिख सकते हो दैट इट इज R परपेंडिकुलर एंड मल्टीप्लाइड बाय आपका जो है टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स आपको टॉर्क देता है, जबकि रेडियल फोर्स का कंपोनेंट जो है। बट अगर कोई बच्चा बोलता है कि सारा फोर्स ही सर परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 sin 90 is 1, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा R into F के बराबर। तो उसके बाद बट अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट फिक्स्ड दैट हिंज, एक बॉडी रोटेट कर रही है तो उसका टॉर्क हम रोटेशनल मोशन में लिखते हैं, टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू I अल्फा, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट दिस पॉइंट वेयर इट इज हिंज्ड। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस पे जहां पे हिंज्ड है, मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन जिससे ये रोटेट करेगा। तो ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है रोटेशनल मोशन में। और अब आपका टॉर्क हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू R into F पर टेंजेंशियल, F टेंजेंशियल जो मैंने बोला जो परपेंडिकुलर हो इस R पे, इज इक्वल टू I अल्फा, तो ये मर्ज करके लिखा गया है। उसके बाद अगर अल्फा कांस्टेंट है, अगर इस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन, मान लीजिए बॉडी ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है, तो अगर ये अल्फा कांस्टेंट है, तो आपने काइनेमैटिक्स में भी पढ़ा होगा, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप कांस्टेंट जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, तो फिर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि आप लिखते हो दैट वी हैव इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड दे आर वैलिड ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो हमारे पास 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, v = u + at, v² - u² = 2a, s = ut + half of at², sn = u + a/2 2n - 1। इन द सेम फैशन अगर अल्फा यहां कांस्टेंट है तो एनालॉगस वे में भी हमारे पास इक्वेशंस डेवलप होती है, दैट हमें वहां पे है v = u + at, यहां ओमेगा = ω0 + अल्फा t।
वहां पे इक्वेशन है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, यहाँ है थीटा क्योंकि s को रिप्लेस होता है, s रिप्लेस होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस होता है, इट इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, वहां होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और थीटा होता है बराबर एवरेज दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय t, तो ये भी थीटा निकालने का तरीका है, बट दीज इक्वेशंस आर ऑलवेज वैलिड ओनली इफ अल्फा इज कांस्टेंट, अगर अल्फा कांस्टेंट है तब ये इक्वेशंस वैलिड है। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि अगर एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में कांस्टेंट है तब आपके पास 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, बिल्कुल वैसे ही हमने ये सेट ऑफ इक्वेशंस डेवलप किया होता है, और इसको हम एनालॉगस वे टू रीड कहते हैं, जो अगर आप काइनेमैटिक्स में अच्छे हो तो आप रोटेशनल मोशन में भी अच्छे हो, क्योंकि एनालॉगी से आप टर्म्स को न्यूट्रलाइज करके इक्वेशंस का जो है एक जैसा पैटर्न डेवलप कर सकते हो। उसके बाद ये इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन का एक कांसेप्ट आता है कि ये एक यहाँ पे एक हिंज है, ठीक है, ये एक हिंज है और इस हिंज पे आपने एक बॉडी को रखा है, इस हिंज पे एक बॉडी जो है ये मान लो कोई बॉडी है, तो ये हिंजड है यहाँ पे, और फिर जैसे मैंने इस बॉडी को छोड़ दिया तो जब ये बॉडी को मैं छोड़ दूं अबाउट दिस हिंज तो सीधी सी बात है ये नीचे आ जाएगा, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन से नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा, ये मारकर मान लो ऐसे, और मैंने ऐसे इसको पकड़ के रखा है और जैसे छोड़ दूं तो ये एक्सेलरेशन से आ जाएगा नीचे, जो इसका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन वो हम कैसे निकालते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में आईआईटी में एक्चुअली पूछा गया है बच्चे, इस केस में हम इस पूरी बॉडी का मास जो है यहाँ पे सेंटर में लोकेटेड है, तो इसका वेट जो है mg, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर दूरी होती है मान लीजिए r, तो ये वेट ही इसको टॉर्क डेवलप करता है, और वो टॉर्क यहाँ पे देख लीजिए mg मल्टीप्लाइड बाय r जो है इसमें क्लॉकवाइज सेंस है, तो वो जो टॉर्क होता है बराबर दैट इज mg मल्टीप्लाइड बाय r, वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज इक्वल टू I अल्फा। I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टोटल बॉडी अबाउट दिस हिंज, एंड अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ये होता है एक स्पेशल फार्मूला जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, और आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू mg r, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू I अल्फा, क्योंकि टॉर्क है बराबर यहाँ पे वेट ही यहाँ टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं इज इक्वल टू I अल्फा से आप एंगुलर इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। और फिर हम जानते हैं देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन दैट a इज इक्वल टू r इनटू अल्फा। ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। सर ये इक्वेशन कहां से लाई, आपने पढ़ा होता है सर्कुलर मोशन v इज इक्वल टू ओमेगा r, जब v इज इक्वल टू ओमेगा r हो तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा d बाय dt ऑफ ओमेगा r। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज लीनियर एक्सेलरेशन, r तो कांस्टेंट है, रेडियस इज कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। वही मैंने लिखा कि ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट लीनियर एक्सेलरेशन इज r मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर ये इक्वेशन सेट और जो पीछे टॉर्क वाला सेट आपको पता है, आपको ये जानते हो, तब आप कोई भी न्यूमेरिकल यहां से ऑनवर्ड सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये है टॉपलिंग का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपलिंग जब भी आप देखते हो ना क्वेश्चन, जब एग्जाम में बच्चा देखता है तो छोड़ के आता है, बोलता है टॉपलिंग में फंसना नहीं है क्योंकि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, बट बिलीव मी ये मुश्किल नहीं, आप आराम से कर सकते हो। देख लीजिए एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड L, आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड L है, रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब यहाँ फ्रिक्शन प्रोवाइडेड है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड। तो यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई किया ऑन द ब्लॉक एज शोन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली हाई, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन इतना ज्यादा है दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, मतलब ये फोर्स इसको आगे नहीं ले रहा है, ब्लॉक जो है आपका स्लाइड नहीं हो रहा है बिफोर टॉपलिंग, मतलब ये टॉपल हो रहा है ऐसे है ना, मतलब ये गिर रहा है, टॉपल हो रहा है, इसका आप जो है इसको पलट रहे हो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जब आप पलट रहे हो इसको, वो तब पॉसिबल है जब फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो कि ये ड्रैग ना हो जाए, तब जाके आप ऊपर जब टेंजेंशियल फोर्स दोगे तो ये टॉपल हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक, कम से कम ये फोर्स कितना होना चाहिए कि उसको टॉपल कर पाए। देख लीजिए टॉपलिंग में जब आप ये फोर्स दोगे तो इसको आगे एक्सट्रापोलेट करो, तो फोर्स यहां पे आ गया, जब फोर्स यहां पे आ गया तो इस पॉइंट के अबाउट जो इसको आप टॉपल करने जा रहे हो, तो ये फोर्स इसमें जो है टॉर्क डेवलप करेगा, और टॉर्क हो गया बराबर फोर्स इनटू L। तो ये जो है इसका सेंस जो है वो क्लॉकवाइज सेंस है। देख लीजिए आप इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे इस टॉर्क का सेंस जो है वो क्लॉकवाइज है, ये इसको क्लॉकवाइज सेंस में टॉपल कराना चाहता है। अगर ये आप गिराने वाला टॉपल वाला टॉर्क जो है फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो रोकने वाला सर कोई टॉर्क है क्या, रोकने वाला कोई टॉर्क है? हाँ है सर, फ्रिक्शन है। नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स यहां से एक्ट करेगा बच्चों, बट फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन से पास हो रहा है और ये कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैंने अभी आपको पढ़ाया वो फोर्स जो पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन से पास करे वो कभी टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो ये रोकने वाला फोर्स नहीं है। रोकने वाला फोर्स उसका वेट है, और इसका वेट है बराबर mg, और ये mg जो है यहां से कितनी दूरी पे है L/2, क्योंकि
सारे साइड्स L है, सारे साइड्स L है, तो सेंटर ऑफ मास से ही जब वेट एक्ट करेगा तो ये दूरी L/2 हो गई। और अब मुझे बोलो आप, ये जो है इसका क्लॉकवाइज सेंस है, जबकि ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको रोकना चाहेगा। अब ये क्लॉकवाइज टॉर्क टॉपल करना चाहता है और ये mg इसको पीछे की तरफ रोकना चाहता है। और अब आप टॉपलिंग करवाना चाहते हो, आपको मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, तो आप लिखोगे द कंडीशन फॉर टॉपलिंग इज दैट फोर्स इनटू L, दैट इज टॉर्क, इज ग्रेटर और इक्वल टू mg इंटू L/2। मतलब जो गिराने वाला टॉर्क है, फोर्स इंटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो जो टॉर्क है या तो कम से कम इसके बराबर होना चाहिए रोकने वाले टॉर्क, रोकने वाला टॉर्क यहाँ पे वेट मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर दूरी है, या इसके बराबर होना चाहिए या इससे ज्यादा। क्योंकि आपको मिनिमम बोला गया है तो आप लिमिट कंडीशन ड्रॉप कर सकते हो, दैट FL शुड बी इक्वल टू mg L/2। तो अब आप यहाँ L कैंसल करके F जो है मिनिमम फोर्स जो चाहिए दैट इज mg/2 या इससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि मिनिमम की बात की गई है। तो mg/2 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है बच्चे इस क्वेश्चन को करने का तरीका। तो आप इन टॉपलिंग वाले क्वेश्चंस में जो गिराने वाला टॉर्क है, टॉपल करने वाला टॉर्क, और जो रोकने वाला टॉर्क है, इनको आप ग्रेटर और इक्वल करके, अगर आप चाहते हो कि टॉपल हो जाए तो या तो फोर्स ज्यादा होना चाहिए या तो टॉर्क ज्यादा होना चाहिए या आप उसके लिमिटिंग कंडीशन में बराबर होना चाहिए। आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, तो मैं यहाँ पे डिस्क बनाता हूं। आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है विदाउट फ्रिक्शन एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड कर दिया गया है। इट इज 1/2 पाई, इट इज kg मीटर स्क्वायर। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, मतलब आप अपने हिसाब से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लेंगे, जो दिया गया है वही लेना पड़ेगा। ए टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग। तो इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो टेंजेंशियल फोर्स सीधी सी बात है यहाँ पे, तो टेंजेंशियल फोर्स इस पे 20 न्यूटन का एक्ट कर रहा है, इज एक्टिंग ऑन द डिस्क अलोंग इट्स रिंग, रिम। तो रिम पे एक्ट कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो रेस्ट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी वो 0 है। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब वही होता है द नंबर ऑफ रोटेशंस, हमें n निकालना है, द नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय द डिस्क इन 10 सेकंड्स। तो 10 सेकंड में ये कितनी रोटेशंस कर सकता है ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे जो है प्रोसीड करेंगे, तो तरीका ये है सर, टॉर्क आपने पीछे पढ़ा है I अल्फा के बराबर, बट टॉर्क होता है बराबर F इंटू आर। F हो गया 20 और R हो गया 10, तो मैं लिखूंगा 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। 100 से इसलिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है इसलिए 100 से डिवाइड करना पड़ा। तो टॉर्क होता है बराबर R इंटू F। R जो है आपका 10 है, सेंटीमीटर में तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू I आपको प्रोवाइडेड है, आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते, 1/2 पाई। और अल्फा जो है मैं निकालना चाहूंगा पहले, क्योंकि जब अल्फा आएगा तब जाके हम नंबर ऑफ रोटेशंस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 0 0 निकल जाएगा, 0 0 निकल जाएगा, तो अल्फा हो गया बराबर 4 पाई रेडियन बाई सेकंड स्क्वायर। तो जैसे हमारे पास अल्फा आ चुका है, अब आप यूज कर सकते हो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। अल्फा आपके पास आ चुका है, टाइम दिया गया है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। थीटा जो है, अब आपको थीटा नहीं नंबर ऑफ रोटेशंस निकालना है। एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई ये घूमता है और n नंबर ऑफ रोटेशंस, अगर कितने रोटेशंस से आप मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल हो गया बराबर हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन होता है 2 पाई के बराबर, 360 डिग्री घूमता है, और आप कितने रोटेशन से करता है तो मैंने n से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे बोलिए आप, तो मैं लिखने जा रहा हूं इधर 2 पाई n इज इक्वल 1/2 अल्फा। अल्फा आपने निकाला दैट इज 4 पाई, तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर, क्योंकि टाइम जो है वो आपको 10 दिया गया है, तो इट इज 10 स्क्वायर। तो पहली फुर्सत में पाई निकल गया, इट इज 2 2 4, 2 2 कैंसिल आउट हुआ, n इज इक्वल 10 स्क्वायर इज 100। तो नंबर ऑफ रोटेशंस यहां डेफिनेटली 100 हुआ होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप करके जाएंगे क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है और उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है। उसके बाद ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। तो इन द फिगर a इज इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड b इज इक्वल जो है a इज इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड b इज इक्वल 20 सेंटीमीटर। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज दिस 3200 kg मीटर स्क्वायर, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन वुड बी, हमें इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये टॉर्क बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। इसमें ये है कि ये एक टेंजेंशियल फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स है, और यहां पे भी एक टेंजेंशियल फोर्स है। अब मुझे बोलिए, अगर इसका a जो है वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर और इसका b जो है वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर, हमें बोलना है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। और सॉल्यूशन में आप सब बोलोगे सर कि एंगुलर एक्सेलरेशन तब आएगा जब हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा।
आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे दिया गया है, पूरे सिस्टम का 3200 है, तो आई दिया गया है, आई दिया गया है। अगर हमें टॉर्क मिले, अगर हमें सिर्फ टॉर्क मिले तो अल्फा आ जाएगा, क्योंकि अल्फा ही हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर ये टॉर्क कहीं से डेवलप हो जाए हमारे पास, तो हमारा जो है अल्फा आराम से आ सकता है। अब टॉर्क कहां से लाएंगे? अब टॉर्क में देख लीजिए, ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा और ये फोर्स भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, जबकि ये फोर्स जो है पहली फुर्सत में इसको रिजॉल्व करिए तो एक कंपोनेंट यहां से, दूसरा यहां से, तो ये कंपोनेंट हो गया 10 cos of 30, 10 cos of 30 एंड ये हो गया बराबर 10 sin of 30। क्योंकि 10 sin of 30 रेडियस से पास हो रहा है तो ये कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, जबकि ये फोर्स टॉर्क प्रोवाइड करेगा। 10 cos 30 होता है बराबर, इट इज √3/2, cos 30 होता है √3/2, इट इज 5√3। तो जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स है वो 5√3 न्यूटन है, जबकि क्लॉकवाइज के लिए 2 फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है। तो नेट टॉर्क हम निपटा देते हैं पहले। तो टॉर्क नेट जो होगा, टॉर्क नेट जो होगा, तो पहले क्लॉकवाइज के दो, तो मुझे बोलो आप, ये हो गया 12 इंटू बी, क्योंकि ये पूरा रेडियस बी है, तो फोर्स इंटू फोर्स आर्म दैट इज 12 इंटू बी, और फिर ये भी इसी के साथ ऐड, क्योंकि ये क्लॉकवाइज कर रहा है इसको रोटेट, इट इज 7 इंटू बी, क्योंकि इसकी भी जो परपेंडिकुलर दूरी है वो बी है, माइनस क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में करेगा, फोर्स है 5√3 मल्टीप्लाइड बाय इसका जो है दैट इज ओनली ए, क्योंकि ये फोर्स यहां पे एक्ट कर रहा है और इसकी सेंटर से दूरी ये है टेंजेंशियल फोर्स, इसकी जो दूरी है सेंटर से दैट इज ए। तो यहां पे देख लीजिए आप, टॉर्क नेट का इंतजाम हो चुका है हमारे पास, ये हो गया इट इज 19b माइनस 5√3a। अब ये हो गया बराबर 19b, b जो है आपका, b है आपका 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर होता है 0.2 मीटर, देन माइनस इट इज 5√3 और a हो गया आपका 6 सेंटीमीटर दैट इज 0.06 मीटर्स। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये 3.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप होता है। मैंने कैलकुलेट किया है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन बचाने के लिए मैंने यहां पे स्टेप लिया, दैट इज 3.3 न्यूटन मीटर। जब आपके पास टॉर्क नेट आ चुका है तो टॉर्क नेट भी है और आई भी है, अल्फा आराम से आ जाएगा। तो ये हो गया 3.3 इज इक्वल आई दिया है 3200 मल्टीप्लाइड बाय आपका अल्फा, तो अल्फा हो गया बराबर 3.2 डिवाइड बाय 3200। जब आप सॉल्व करोगे तो ये 10⁻³ रेडियन बाय सेकंड स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये मल्टीपल फोर्सेस बेस्ड जो है एक सिस्टम है जिसमें आपको नेट टॉर्क कैसे निकालते हैं, तो क्लॉकवाइज टॉर्क ऐड करिए, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अलग से ऐड करिए, सबट्रैक्शन विल गिव द नेट टॉर्क, बड़े में से छोटा करिए, तो नेट टॉर्क जैसे आया आई अल्फा के बराबर इक्वेट कर दिया, जो चीजें दी है वो ड्रॉप करिए और जो निकाल लिया वो आराम से बाहर आ जाएंगे। फिर ये एक क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, दैट इज द थिन रॉड। The question is that uniform rod of mass 20 kg, तो आपके पास एक रॉड है जिसका मास 20 kg है and length of 1.6 मीटर is pivoted at its end as swings freely in vertical plane। जैसे आपने इसको छोड़ दिया, तो ये यहाँ पे जो है रोटेट करेगी about this hinged point, angular acceleration of the rod just after the rod is released। तो यही हो गया from rest। तो initial angular acceleration आप इसका कैलकुलेट करिए। तो मैंने बोला जब आप हिंज, क्योंकि मैंने पूरा कंसेप्ट पढ़ाया, वेट यहाँ पे एक्ट करेगा mg और ये दूरी जो होगी L/2 होगी। हम जानते हैं पूरी लेंथ L 1.6 है, तो फिलहाल मैं लेता हूं कि पूरी लेंथ L है और आधा लेंथ जो है वो L/2 है। तो जो टॉर्क यहाँ पे डेवलप होगा दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क हम आई अल्फा के बराबर लिखते हैं हमेशा, तो टॉर्क हो गया बराबर आई अल्फा और टॉर्क यहाँ पे जो है दैट इज mg L/2 इज इक्वल टू आई अल्फा आई। अब रॉड जो है एक इस एंड पे रोटेट कर रहा है और मैंने एंड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी रॉड में पीछे पढ़ाया है, इट इज ml²/3। तो ये नहीं कि सेंट्रल एक्सिस पे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस पॉइंट पे जिस पे वो रोटेट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अल्फा हमें कैलकुलेट करना है। पहली फुर्सत में mm उड़ा दीजिए, ll उड़ा दीजिए, तो अल्फा आपका जो है ये आ जाएगा 3g डिवाइडेड बाय इट इज 2l, 3g डिवाइडेड बाय 2l। तो अल्फा हो गया बराबर 3g, क्योंकि g में ही आंसर है तो g उधर ही रखेंगे, इट इज 2l। l जो है वो आपको दिया गया है 1.6, तो ये 10 ऊपर लेंगे तो ये बनेगा 30g डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16। तो अब आप देख लीजिए इट इज 2 15s and 2 8s, तो इट इज 2 15s 30 एंड 2 8s 16। तो ये हो जाएगा 15g डिवाइडेड बाय 8 2s 16। सो 15/16g शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 15/16g इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन आप आराम से निकाल सकते हो। प्रॉपर आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए, जिस एंड पे रॉड रोटेट हो रहा है उसी एंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस भी यहां से पूछे जा सकते हैं। मैंने बोला इस चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी एक कंसेप्ट
कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने जो जब आप डायनेमिक्स या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमारे साथ जब डिस्कस करते हो तो हमारा जो पुली होता है वो मासलेस होता है। तो आप ऐसे पुली सिस्टम जो मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जब हम डिस्कस करते हैं क्लासरूम प्रोग्राम्स में, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमारा पुली जो है वो मासलेस पुली होता है। तो इट्स अ मासलेस पुली, तो हम लिखते हैं वहां पे ये मासलेस पुली है और फिर एक स्ट्रिंग इस पे आ जाता है और फिर जो है यहां से स्ट्रिंग से यहाँ एक मास लटका हुआ था और ये मास, इनका मास होता है m1 m2, ये नीचे जाता है ये ऊपर जाता है और इनका एक्सेलरेशन हम निकालते हैं। तो ये होता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। इसमें जो पुली होता है ये मासलेस पुली होता है। बट रोटेशनल मोशन में याद रखेंगे इस पुली का मास होता है, जब इस पुली का मास होता है और फिर आपने एक रोप से इस मास को बाउंड कर दिया और फिर जैसे आपने इस मास को छोड़ दिया ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो इसको रोटेट करेगा, तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आएगा। तो इसका मास है इस पुली का, इसका अपना मास m है, ये डिस्क हो सकता है, ये रिंग हो सकता है, इसका मास m, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ये मास नीचे आएगा तो इसका mg माइनस t। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशंस आप कैसे डेवलप करते हो, mg नीचे की तरफ वेट, ऊपर की तरफ टेंशन, तो यहाँ पे भी टेंशन एक्ट करेगा। तो इसकी इक्वेशन आप ऐसे डेवलप करते हो कि ये एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन से नीचे आता है, तो आप ऐसे इक्वेशन डेवलप करते हो mg माइनस t इज इक्वल ma इक्वेशन फर्स्ट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। फिर आप बोलते हो कि यहाँ टॉर्क हो गया बराबर I अल्फा, टॉर्क हो गया बराबर I अल्फा क्योंकि इसका मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अल्फा, बट टॉर्क यहाँ टेंशन ही प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि यही तो टेंजेंशियल फोर्स है। तो T इज इक्वल I अल्फा के बराबर। अब आपके पास दो इक्वेशन, यहाँ T उधर ड्रॉप करके आप चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो ये हो गया पूरा कंसेप्ट का हिस्सा जो आप जानते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बोल दूं, यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट ट्रिक ये है कि इस पूरे सिस्टम को एक सिस्टम बाउंड्री में क्लोज कर दो और जो ये ट्रिक याद रखेगा वो कभी क्वेश्चन में नहीं फंसेगा। और फिर अल्फा हमें निकालना है सर, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हमें निकालना है, इसका अल्फा हमें निकालना है किस एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा। तो फॉर्मूला ये है रोटेटिंग टॉर्क माइनस अपोजिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द हिंज। पूरे सिस्टम का इस सिस्टम बाउंड्री के अंदर जो सारा जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये रोटेटिंग टॉर्क कौन सा हो गया सर, वो टॉर्क जिसको रोटेट कर रहा है, जो इस डिस्क या इस रिंग को या इस जो पुली को रोटेट कर रहा है उसको रोटेटिंग टॉर्क कहते हैं। और जो पीछे अपोज कर रहा है उसको रोकने में जो है उसको अपोजिशन क्रिएट करता है उसको अपोजिंग टॉर्क कहते हैं, डिवाइड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस चीज से आप ये कर सकते हो। जैसे आप एक्सेलरेशन कैसे लिखते हो, आप लिखते हो ना नेट फोर्स बाय नेट मास, नेट फोर्स बाय नेट मास। तो यहाँ नेट रोटेटिंग टॉर्क डिवाइड बाय नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप निकाल सकते हो। तो अल्फा हो गया बराबर, यहाँ पे इस सूरत में देख लो, अब यहाँ रोटेटिंग टॉर्क जो है वो हो गया बराबर mg मल्टीप्लाइड बाय r, क्योंकि फोर्स mg है नीचे की तरफ। ये हो गया आपका mg मल्टीप्लाइड बाय r, क्योंकि टॉर्क होता है बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर दूरी, तो mg माइनस r। बट इस डिस्क को या इस रिंग को या इस पुली को पीछे रोकने वाला कोई टॉर्क नहीं है, तो रोटेटिंग अपोजिंग टॉर्क तो जीरो है, डिवाइडेड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट दिस एक्सिस, तो ये हो गया mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर क्योंकि मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर दूरी स्क्वायर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस। अगर ये रिंग है तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैरी करेगा, अगर डिस्क है, अगर ये कोई और ऑब्जेक्ट है तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और फिर ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और A इज इक्वल R अल्फा में पीछे पढ़ा चुका हूं आपको, दिस रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो याद रखिए अल्फा निकालने का तरीका होता है बराबर, जैसे आप वहां पढ़ते हो एक्सेलरेशन होता है बराबर नेट फोर्स बाय नेट मास। ठीक है, वैसे यहां पे आप देख लो फोर्स के बदले नेट टॉर्क रोटेटिंग माइनस अपोजिंग डिवाइड बाय नेट मास। मास का एनालॉग तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसी लॉजिक से हमने इसको डेवलप किया। इस पे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें जो न्यूमेरिकल है वो ये है, देख लीजिए यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जैसे हम करेंगे तो आपको पूरा खेल समझ आएगा। A mass m hangs with the help of a string wrapped around a pulley on a frictionless bearing. तो the pulley has a mass m and radius r। तो पुली का मास है m है और रेडियस r है। Assume pulley to be a perfect uniform circular। देख लीजिए आपको बोला गया ये डिस्क है, तो ये जो पुली है ये डिस्क है, इसका मास m है और इसका रेडियस जो है वो r है, इसका रेडियस r है और इसका मास m है। हमें कहा गया है द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m, तो इस मास m का एक्सेलरेशन इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली, तो ये नीचे आ रहा है, तो आपको बोलना है इसका एक्सेलरेशन कितना है। वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मास, द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m इफ द स्लिप डज नॉट स्लिप। तो ये रोल करके इसको नीचे ला रहा है, ठीक है, ये इसको
जो है एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें डेवलप हो गया अल्फा, तो हमें निकालना है इस मास का एक्सेलरेशन। तो यहाँ फिर से वही बचा करेगा mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, फिर लिखेगा टा इज इक्वल टू आई अल्फा, टा के बदले टी आई अल्फा पूरा है, बट उससे बच के हम चलेंगे कि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन पहले हम इस सिस्टम का निकाल देंगे, और एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया रोटेटिंग टॉर्क। देख लीजिए रोटेटिंग टॉर्क हो गया mg, क्योंकि ये mg फोर्स है, mg मल्टीप्लाइड बाय r, तो ये हो गया mg मल्टीप्लाइड बाय r माइनस अपोजिंग टॉर्क, तो कोई पीछे वाला टॉर्क है ही नहीं जो अपोज कर रहा है, दैट इज 0 डिवाइड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर, तो ये हो गया m मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर प्लस i मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूंकि डिस्क है आपको दिया गया है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो mr स्क्वायर बाय 2 होता है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, क्योंकि ये परफेक्ट डिस्क दिया गया है, तो आप ये समझ सकते हैं। अब आप मुझे बोलिए m जो है आपका कैंसल आउट हो जाएगा, अल्फा हो गया ऊपर gr डिवाइडेड बाय ये जो है आपका इट इज ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इट इज 3 टाइम्स r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 ऊपर जाएगा, एक r कट जाएगा, तो ये बनेगा 2g बाय 3r। जैसे आपके पास अल्फा आ चुका है, बट हम जानते हैं अल्फा होता है बराबर a डिवाइडेड बाय r, क्योंकि a होता है बराबर r इंटू अल्फा, जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, तो अल्फा हो गया a बाय r इज इक्वल 2g बाय 3r, तो r कट जाएगा, तो a हो गया बराबर 2g बाय 3, खेल खत्म, एज सिंपल एज दैट। 2g बाय 3 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2g बाय 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अदरवाइज आप पहले इक्वेशन करते फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल फोर्स, फिर टॉर्क इज इक्वल आई अल्फा, फिर उनमें वेरिएबल्स कैंसलेशन करके आपका आंसर आ जाता। बट अगर आपको डायरेक्टली पता है कि अल्फा होता है बराबर रोटेटिंग टॉर्क माइनस अपोजिंग टॉर्क, है ही नहीं कोई, अगर यहां से कोई मास होता तो मैं अपोजिंग टॉर्क में डाल देता, डिवाइड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस मास का हो गया m मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर, और इस अपने डिस्क का हो गया mr स्क्वायर बाय 2। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद अब आपका ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पूछा गया है मासलेस रोप इज रैपिड सेवरल टाइम्स ऑन अ डिस्क ऑफ मास m। तो आपके पास एक मासलेस रोप है सेवरल टाइम्स इस पे, इस डिस्क पे, तो इज रैपिड सेवरल टाइम्स ऑन अ डिस्क ऑफ मास m। तो इस डिस्क का मास जो है, अपना मास इसका m है, तो इस पे एक रोप आपने ये की और इसका रेडियस r दिया गया है। द अदर एंड टाइड टू मास स्मॉल m, तो दूसरा आपने रोप का एंड जो है स्मॉल m मास को टाई कर दिया है, विच एट द बिगिनिंग इज एट हाइट h। तो बिगिनिंग पे ये हाइट h है फ्रॉम ग्राउंड अबव द ग्राउंड एज शोन द फिगर, व्हेन रिलीज्ड द वेलोसिटी ऑफ द मास एज इट टचेस द ग्राउंड। और जैसे अब आप इस मास को छोड़ोगे, क्योंकि ये सेवरल टाइम्स रैपिड रोप है, तो ये जो है नीचे आ जाएगा, और हमें बोलना है ये किस वेलोसिटी से इस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, द वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस, कि आप इसमें पहले अल्फा निकालिए। तो अल्फा कैसे निकालोगे, पहले रोटेटिंग टॉर्क माइनस अपोजिंग टॉर्क, रोटेटिंग टॉर्क हो गया बराबर, देखिए mg, तो यहां पे mg हो गया, mg इट इज mg मल्टीप्लाइड बाय r, द परपेंडिकुलर दूरी यहां r, माइनस अपोजिंग टॉर्क, पीछे से कोई रोकने वाला है नहीं, डिवाइड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का m मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर, तो mr स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, प्लस अब ये डिस्क है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 है, बट डिस्क का मास इस सूरत में कैपिटल M है, गलती नहीं कर रहा है, mr स्क्वायर बाय 2। पीछे वाले क्वेश्चन में मास डिस्क और इस ये मास बराबर था, तो इस सूरत में ये आएगा mgr डिवाइडेड बाय, तो यहां पे देख लीजिए आप, ये बनेगा यहां पे इट इज हियर बच्चे, ये हो जाएगा 2 mr स्क्वायर प्लस 2 mr स्क्वायर प्लस ये mr स्क्वायर ही बचेगा, और 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा। अब देख लीजिए इसमें अगर कैंसिल हो सकता है, तो एक r और एक r सिर्फ कैंसिल होगा, तो अल्फा हो गया बराबर 2mg डिवाइडेड बाय इट इज 2mr प्लस यहां पे बचेगा mr, तो ये आपका अल्फा आ जाएगा इस सूरत में। जब ये अल्फा आपके पास आ चुका है, क्योंकि यहां पे एक r तो r बचा और बाकी सारी चीजें, अब जब अल्फा आ चुका आपके पास, तो मुझे बोलिए आप, यू कैन कैलकुलेट हियर डायरेक्टली, अल्फा जो है वो a बाई आर के बराबर होता है, तो मैं लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू a बाई आर, क्योंकि पीछे भी हमने यूज किया है ये, तो ये बनेगा 2mg डिवाइडेड बाय इट इज 2mr प्लस हो गया बच्चों इट इज कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय r। अब ये r और r कैंसल आउट होके a हो गया बराबर 2mg डिवाइडेड बाय इट इज 2m प्लस m, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है। अब जब एक्सेलरेशन आ चुका है, जिस एक्सेलरेशन से ये फॉल करेगा, तो
जिस एक्सेलरेशन से फॉल करेगा यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, हम इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली यूज करके यहां आंसर निकाल सकते हैं। दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, s इज द हाइट हियर, तो मैं लिखूंगा यहां पे 2ah। तो इनिशियली ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो v हो गया बराबर रूट ऑफ 2ah, तो v हो गया बराबर रूट ऑफ 2, a आपने निकाल दिया है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके 2mg डिवाइड बाय 2m प्लस m, 2mg डिवाइड बाय 2m प्लस m, 2mg डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल m प्लस m मल्टीप्लाइड बाय h। अब आप इसको सॉल्व करिए, v हो गया बराबर 2 2 4, इट इज mgh डिवाइडेड बाय 2m plus m is the answer of this question. तो this should be the right answer. 4mgh divided by m plus 2m is the answer of this question. तो फिर आपने जब ये आपको आता है ना, अल्फा आता है, वहां से a आपको एक स्टेप में आ जाएगा, फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, क्योंकि जब लीनियर एक्सेलरेशन आ चुकी है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट बिलीव मी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोड़ के नहीं जाना। उसके बाद आपका जो है वर्क एनर्जी कंसेप्ट, रोटेशनल मोशन, यहां से भी एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है वर्क एनर्जी कंसेप्ट से। तो यहां पे देख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो एंगुलर मोमेंटम जो है आपका, पहले मैं देखना चाहूंगा यहां पे एक चीज, पहले एंगुलर मोमेंटम कहां रखा है मैंने, या मुझे वो ऐड करना है इसमें, यस स्लाइड्स। हाँ, एंगुलर मोमेंटम आगे है, एंगुलर मोमेंटम आगे है एंड वर्क एनर्जी कंसेप्ट। ठीक है बच्चा, चलिए। तो आपको पता होना चाहिए दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज I ओमेगा। सर हमें याद नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम तो पता होगा, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब एनालॉगस वे से आप यहां पे डेवलप करिए। देखिए एनालॉजी इसी के काम आती है कि आपके पास लीनियर मोमेंटम है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम L होता है, यहाँ पे मास है, मैंने बोला इसका एनालॉगस I होता है, यहाँ लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा, बेसिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जबानी याद करिए। और मैंने तरीका भी याद दिया कि आप ट्रांसलेशनल मोशन में जानते हैं कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम होता है I इनटू ओमेगा। फिर अब अगर एक बॉडी जो है, अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है, अगर एक बॉडी आपके पास जो है अबाउट एन एक्सिस ऑफ दैट रोटेशन, ये रोटेट कर रहा है, तो जब ये रोटेट कर रहा है तो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, where I is the moment of inertia of this body about this axis of rotation, omega is the angular velocity जिसे रोटेट कर रहा है। बट आप जानते हैं L is equal to I ओमेगा, तो यहां पे बच्चे आप ओमेगा को रिप्लेस करके जो है ये आएगा L स्क्वायर बाई 2I। तो काइनेटिक एनर्जी या तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा होता है L बाई I, यहां ड्रॉप करके आपको L स्क्वायर बाई 2I, ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज है। I आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे। फिर आप जानते हैं वर्क पावर एनर्जी में दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन फिजिक्स इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज समेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, जो आप रोटेशनल, जो आप वर्क एनर्जी पावर में पढ़ चुके होते हैं और आपने फिजिक्स में इसको बार बार यूज किया होता है। और फिर समेशन ऑफ वर्क डन, दैट्स वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होता है कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एजेंट। अगर एजेंट और नॉन कंजर्वेटिव मिसिंग होता है, सिर्फ कंजर्वेटिव होता है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। वही मैंने लिखा है, इफ एजेंट और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगर एजेंट मिसिंग है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फ्रिक्शनल विस्कस फोर्सेस जो है मिसिंग है, तब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हो। तो मैंने लिखा देन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देन, तब ये यूज किया जा सकता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज टोटल इनिशियल एनर्जी जो है इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी के बराबर। बट ये तब वैलिड होता है जब ये दो चीजें जो है मिसिंग होती है, अदरवाइज आपको इसी तरीके से समेशन ऑफ वर्क डन से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई मैंने बोला ये वर्क एनर्जी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब हम वहां वर्क लिखते हैं, हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे हम लिखते हैं वर्क इज इक्वल फोर्स के बदले टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट के बदले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एनालॉजी से आपका वर्क भी हो गया। इन द सेम फैशन जब टॉर्क कांस्टेंट होता है तब ये फार्मूला चलता है, बट जब वहां पे भी फोर्स वेरिएबल होता है तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। तो जब आपका फोर्स वेरिएबल हो, तो यहां पे भी जब टॉर्क वेरिएबल हो तो वर्क डन होता है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टा डी थीटा, टा डी थीटा। तो ये हो गया आपका वर्क डन का फार्मूला। वहां पावर लिखते हैं बराबर फोर्स डॉट वेलोसिटी, पावर होता है स्केलर क्वांटिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो यहां पे भी पावर जो है फोर्स के बदले टॉर्क और वेलोसिटी के बदले एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एनालॉजी से ऑलमोस्ट सारी इक्वेशंस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, कोई इक्वेशन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। अगर यहां का पावर पता है तो यहां का पावर डेवलप हुआ, यहां का वर्क पता है तो यहां का वर्क डेवलप हुआ, और
इसी तरह आपका यहाँ लीनियर मोमेंटम, यहाँ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी, वहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है या हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसमें क्वेश्चन है, a meter stick is held vertically with one end of on the floor and other end is to fall, allowed to fall। तो आपके पास एक फ्लोर है और उस पर एक मीटर स्टिक खड़ी है और उस मीटर स्टिक को हमने अलाउ किया फॉल होना। तो ये एक मीटर स्टिक है, एक मीटर स्टिक मतलब होता है इसका लेंथ 1 मीटर है, इसका लेंथ 1 मीटर है। तो मान लीजिए फिलहाल लेंथ L है और वो 1 मीटर है, इसको हमने अलाउड टू फॉल किया। द स्पीड ऑफ द अदर एंड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर एज्यूम दैट द एंड एट द फ्लोर डज नॉट स्लिप। तो ये यहां स्लिप नहीं हो रहा है और ये इस पाथ पे गिर के हमें बोलना है यहां पे किस वेलोसिटी से वो हिट करेगा। The speed of the other end when it hits the floor, assuming that the end at the floor does not slip। ये यहाँ स्लिप नहीं कर रहा है। जब यहाँ स्लिप नहीं कर रहा है और आपने अलाउड टू फॉल किया तो एजेंट भी मिसिंग है, आपने इसको छोड़ दिया है, खुद ही फॉल कर रहा है और स्लिप भी नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन भी नहीं है। जब फ्रिक्शन भी नहीं है तो आप लिख सकते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज का ख्याल रखो, ये खालाजी का घर नहीं कि कभी भी फॉर्मूला का यूज किया, पहले क्वेश्चन में देखो कि फ्रिक्शन मत है, एजेंट मत है, जब वो दोनों मिसिंग है तब जाके ये इक्वेशन लिख सकते हो, अदरवाइज हमेशा लिखने की कोई गलती नहीं करना। अब जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली तो ये रेस्ट पे था, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम सेंटर ऑफ मास से लेके चलते हैं सिस्टम को, और ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मास अगर m है तो g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड l/2 ली जाती है, ना कि l। तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास से ही मोशन को लेके चलते हैं। फाइनली ये स्ट्राइक करता है ग्राउंड को, फाइनली ये स्ट्राइक करता है ग्राउंड को हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। सर रोटेशनल क्यों लिखा? क्योंकि रोटेट ही कर रहा है, यहाँ पे फिक्स्ड एंड पे रोटेट कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये ग्राउंड पे आ गया तो 0 हो गया। तो ये हो गया रोटेशनल, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन है ही नहीं कि मैं हाफ ऑफ mv स्क्वायर लिखता है, ये रोटेशनल मोशन है। तो ये 0 तो पहले ही कट गया। अब मुझे बोलिए आप, ये हो गया mg l/2, फिलहाल mg l/2 इज इक्वल टू 1/2 आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एंड एंड ये रोटेट कर रहा है, और अबाउट एंड एंड मैं आपको इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं, इट इज ml/3 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो पहले आप देख लीजिए mm कट जाएगा, एक l निकल जाएगा आपका यहां से, और 2 भी निकल जाएगा। तो ये 3g/l हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया बराबर 3g/l। तो ओमेगा किसके बराबर हुआ? ओमेगा हो गया बराबर रूट ऑफ 3g/l। मैक्सिमम जगहों पे आप देखोगे वो ओमेगा ही पूछता है, तो ओमेगा इसके बराबर हुआ। बट इस सूरत में वो ओमेगा नहीं, वो हमसे स्पीड पूछ रहा है ना, द स्पीड। तो स्पीड जो है हम जानते हैं कि v होता है बराबर ओमेगा आर, v होता है बराबर ओमेगा आर एंड r इज हियर l। तो v होता है ओमेगा आर, तो मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा हो गया बराबर रूट ऑफ 3g डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाइड बाय l। l अंदर आएगा तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 3g l स्क्वायर, और एक l कट जाएगा। बट चूंकि मीटर स्टिक जो है उसका लेंथ 1 मीटर है, तो v हो गया बराबर रूट ऑफ 3g इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रूट ऑफ 3g इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद जो है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये डिस्क है और इस पे रोटेट हो रहा है। एन एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स F इज अप्लाइड, तो आपने इस पे एक एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स F अप्लाई किया, तो इज अप्लाइड ऑन द डिस्क अबाउट इट्स एज। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू ओमेगा, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 0 टू ओमेगा बढ़ रही है इन अ टाइम t, और जो टाइम लग रहा है दैट इज t, देन द वर्क डन बाय F ड्यूरिंग द सेम टाइम इज। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बोलना है कि वर्क डन कितना हुआ। तो अगर आपको पता है कि वर्क डन, अभी मैंने आपको बोला कि वर्क डन होता है बराबर टा than theta, that work is equal force into displacement, but here work is equal torque into displacement, और torque होता है बराबर F into R। तो F multiplied by इसका रेडियस जो है वो R दिया गया है, तो torque हो गया बराबर F into R multiplied by theta। बट अभी जब आप पीछे मेरे पास पढ़ चुके हैं that theta होता है बराबर एवरेज, that's omega plus omega naught divided by 2 multiplied by t। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये 0 to ओमेगा आ रहा है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो थीटा हो गया बराबर ओमेगा by 2 multiplied by t, क्योंकि ओमेगा नॉट जो है वो 0 है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। थीटा यहां ड्रॉप करेंगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा बराबर, इट इज एफ आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा। थीटा जो है वो ओमेगा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी, तो एफ आर ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 शुड बी द राइट आंसर। एफ आर ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको ये बेसिक इक्वेशंस याद है, आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। बिलीव मी, दिस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये तैयार करके जाएंगे। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक मोटर एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट टॉर्क दिस। तो आपका एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो एक टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, वो 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, फ्लाई व्हील बाय विच इट इज रोटेटेड एट अ रेट ऑफ। तो उसका रोटेशन जो है, जो रोटेशन है वो दिया गया है आपको 420 आरपीएम।
रोटेशन ये दिया गया है। द पावर ऑफ द मोटर इज, तो पावर अभी मैंने पीछे पढ़ाया, पावर होता है बराबर दैट टॉर्क इनटू ओमेगा, पावर इज इक्वल टॉर्क इनटू ओमेगा। तो मैं लिख सकता हूं पावर इज इक्वल टॉर्क, टॉर्क जो है वो 5 न्यूटन मीटर है और ओमेगा जो है वो 420 इट इज रोटेशंस पर मिनट। हम इसको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम निकालना चाहते हैं रोटेशंस पर सेकंड, दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा और फिर 2 3 हो गया 6 एंड फिर ये हो गया बराबर 5 पावर इज इक्वल 5 into 42 into pi, that is 3.14 divided by 3। जब आप काट दोगे तो तकरीबन ये 220 वाट का जो है पावर डेवलप हो जाएगा। सो 220 वाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया एक बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चंस भी आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। उसके बाद होता है एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन। वी विल टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes and after that we will resume this lecture. Thank you so much.